हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमने कल पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा था। आज हम दिल्ली सल्तनत के जितने भी राज्य हुए हैं 15वीं सदी में उत्तर भारत में, तो वो सारे राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे और उस राज्य के जितने भी शासक थे सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का गुलाम व सेनापति था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई आक्रमण किए। 1175 ईस्वी में उसने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ के शासक मूल राज ने उसे बुरी तरह हरा दिया। इसके बाद उसने पंजाब पर आक्रमण किया। उसे दिल्ली का व अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया। तराइन का के दो युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध में ये मोहम्मद गौरी हार गया था और द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में उसने पृथ्वीराज तृतीय तथा 1194 में कन्नौज के युद्ध में यहाँ के शासक जयचंद को हरा दिया। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि उसका गुलाम व सेनापति दोनों था, उसने स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। यह राज्य दिल्ली सल्तनत कहलाया। वह एक गुलाम था। इसके बाद उसके अनेक उत्तराधिकारी भी अपने जीवन काल में गुलाम रहे। अतः ये सभी शासक गुलाम वंश के शासक कहलाए। लाहौर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इस दौरान 5 वंशों ने शासन किया। ये वंश इस प्रकार थे। देखिए, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली का संस्थापक था, वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और उसका सेनापति भी था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई आक्रमण किए, जिसमें से सबसे पहले उसने 1175 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। उसके बाद उसमें बुरी तरह से हार गया। इसके बाद पंजाब पर आक्रमण किया। उसे दिल्ली व अजमेर के जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान, उसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में हरा दिया। फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। उसने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हरा दिया। और कन्नौज 1194 में कन्नौज के युद्ध में भी वह जयचंद को हरा दिया उसने, और उसका राज्य भी उसने जीत लिया। इस तरह से 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसका गुलाम था, उसका सेनापति था, उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और जो उसके और भी अन्य जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, वो भी अपने टाइम में गुलाम रह चुके थे। तो इसीलिए लोगों ने इस वंश को गुलाम वंश का नाम दे दिया। इन सभी शासकों को गुलाम वंश का शासक कहने लगे। लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने 1206 में और 1500 ईस्वी तक शासन किया। इस दौरान 5 वंशों ने अपना शासन किया। ये वंश इस प्रकार हैं। चलिए अब इन 5 वंशों के बारे में पता करते हैं और इनके शासकों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलिए। पहला था गुलाम वंश, जो कि आप पढ़ चुके हो। उसके बाद आया खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आया तुगलक वंश 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक उसने शासन किया। फिर सैयद वंश आया 1414 ईस्वी से लेके 1450 ईस्वी तक इसने शासन किया। उसके बाद लास्ट में आया लोधी वंश, तो इसने 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक शासन किया। चलिए अब इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। हमने गुलाम वंश को पढ़ लिया है, अब हम खिलजी वंश पढ़ेंगे आगे चल के। देखिए, पहले हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लेते हैं। ये कहाँ का शासक था? ये भी दिल्ली का शासक था।
कहते हैं कि ये ही दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश को इसका पूरा नाम है। इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक शमसुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है, जिसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। उसने 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया। राज्य का संगठित करने व विस्तार देने के लिए उसने 40 दासों को नियुक्त किया, जिसे चालीसा दल कहा जाता था। रणथंभौर, ग्वालियर और मालवा के शासकों ने उसका विरोध किया। 1226 ईस्वी में रणथंभौर के शासक वीर नारायण ने उसका मुकाबला किया, लेकिन उसने उसे हरा दिया। 1231 ईस्वी में ग्वालियर के शासक मंगलदेव ने इल्तुतमिश का डटकर मुकाबला किया, लेकिन इल्तुतमिश ने ग्वालियर जीत लिया। वह किले में जाकर 700 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। 1233 ईस्वी में नामदा के गुहिलोत्र व 1234 ईस्वी में गुजरात के सोलंकी शासकों ने इल्तुतमिश को हरा दिया। इसके बाद इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया। वह भिलसा नगर के 300 मंदिरों को नष्ट कर दिया। उसने उज्जैन को लूटा व महाकाल के प्राचीन मंदिर को नुकसान पहुंचाया। उसने सल्तनत को इक्ता नामक प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर प्रशासन को संगठित किया। उसने कई मुद्रा व्यवस्था स्थापित की तथा चांदी का सिक्का टका चलाया। ये था इल्तुतमिश, जिसने दिल्ली की स्थापना की। इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसने अपने राज्य में कई आक्रमण किए, कई लोगों पर, कुछों से ये जीता, कईयों से ये हारा, लेकिन फिर भी इसने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और लास्ट में इसने कई तरह की मुद्राओं का चलन चलाया, जिसमें से एक था टका, जिसको टका नाम से जाना जाता है। अब आ जाते हैं रजिया बेगम पर। रजिया बेगम जो थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। यह कुशल प्रशासिका, वीरांगना, साहसी, प्रतिभा संपन्न सुल्ताना थी। मध्यकाल में सिंहासन पर बैठने वाली यह प्रथम अंतिम मुस्लिम स्त्री थी। इसने 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया। रजिया ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारा व प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। वह पर्दे को त्याग कर पुरुषों के वस्त्र पहनकर राज चलाती थी, इसीलिए लोगों को उसका सिंहासन पर बैठना ठीक नहीं लगता था, क्योंकि वह एक स्त्री थी। तो इस वजह से कई लोगों ने उसका विद्रोह भी किया। पुरुषों के वस्त्र पहनकर राज संचालन करती थी। यद्यपि दिल्ली के अमीरों, सरदारों ने उसे सिंहासन पर बैठने में सहयोग दिया था, परंतु फिर भी बहुत से अमीर उसके विरोधी थे, जिन्होंने रजिया को स्त्री होने के कारण सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। अतः कुछ समय पश्चात सुल्तान झांसी, लाहौर, बदायूं और सूबेदार ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। फिर भी अपनी उचित कूटनीति अपनाकर उसने सारे विद्रोह को दबा दिया। किसने? रजिया ने। ठीक है। इसके बाद जब उसे लगा कि विद्रोह बढ़ रहे हैं, बहुत सारे राजा थे, बहुत सारे लोग थे जो उसकी स्त्री होने की वजह से उसके विरोधी बन गए थे, तो उसने किया। उसके बाद भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और विशाल सेना के साथ उस पर आक्रमण कर दिया। रजिया पराजित हुई और अल्तुनिया ने उसे बंदी बना लिया। रजिया ने स्थिति को समझते हुए अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अब वे दोनों सेना सहित दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे, परंतु बहराम शाह ने उसे परास्त कर दिया।
अल्तुनिया और रजिया भागने में सफल हो गए, लेकिन 1240 ईस्वी में कैथल के समीप कुछ विद्रोही ने उनका वध कर दिया और रजिया के अवशेष कैथल शहर में आज भी मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बलवन। बलवन गुलाम वंश के सुल्तानों में सर्वाधिक प्रसिद्ध था। उसका संबंध तुर्क वंश के इल्बारी कबीले से था। बलवन एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और अवसरवादी व्यक्ति था। जहां भी उसे अवसर मिलता था वह उस अवसर का फायदा उठाकर उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था। इसी अवसर वाहिदा के कारण उसे गुलाम से शासक तक का सफर तय किया। वह इल्तुतमिश के शासनकाल में अपनी योग्यता के बल पर चालीसा में शामिल हुआ। रजिया के शासनकाल में बलवन अमीर शिकार, शाही शिकार का प्रबंधक के का महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गया था। उसने रजिया के अपदस्थ करवाने तथा बहरम शाह को सुल्तान बनाने में सक्रिय योगदान दिया। अतः बहरम शाह ने बलवन की सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे अमीर आखुर यानी शाही अश्वशाला का प्रधान के पद पर नियुक्त किया तथा उसे रेवाड़ी व हासी जागीरें भी दी। बलवन के प्रयास से 1246 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसके शासनकाल में बलवन का महत्व और भी बढ़ गया। सुल्तान ने उसे अपना वजीर, प्रमुख मंत्री नियुक्त किया। अतः राज्य की समस्त शक्तियां व्यवहारिक रूप से बलवन के हाथ में आ गई। 1266 ईस्वी में गुलाम नसीरुद्दीन की मृत्यु तथा हत्या के बाद बलवन स्वयं सुल्तान बन गया। जलालुद्दीन व अलाउद्दीन खिलजी वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुबाद की उसके एक अमीर सरदार जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। वह खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक था। अलाउद्दीन खिलजी भी अवसरवादी और धन का महत्वाकांक्षी था या लालची था। उसने विस्तारवादी नीति अपनाई और सुल्तान बनने से पूर्व जलालुद्दीन कैथल की प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था। यहाँ मंडार सरदारों ने तुर्कों का डटकर विरोध किया। एक लड़ाई में एक मंडार सरदार ने तलवार से जलालुद्दीन के चेहरे पर ऐसा घाव किया जिसे वह जीवन भर न भूला। सुल्तान बनने के बाद जलालुद्दीन ने उसे दरबार में बुलाया और इनाम दिया। दरबार बहुत आश्चर्यचकित थे, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी उन्हें जब बताया भी कि मैंने अनेक लड़ाइयां लड़ी, लेकिन इस मंडार जैसा वीर कहीं भी नहीं देखा। मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी के बाद आ जाते हैं अब मोहम्मद बिन तुगलक पर। मोहम्मद बिन तुगलक की गणना दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण सुल्तानों में की जाती है। उसका वास्तविक नाम जूना खां था। 1325 ईस्वी में अपने पिता जलाउद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद वह स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने राज्य के सरदार तथा प्रजा का समर्थन प्राप्त करने का उद्देश्य से अपार धन लुटाया। उसने 1351 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने राज्य को 23 सूबों में बांट दिया। मोहम्मद बिन तुगलक नई नई योजनाएं बनाने तथा उन्हें लागू न कर पाने के लिए प्रसिद्ध था उसकी योजनाओं के कारण लोगों को घोर कष्टों का सामना करना पड़ा। उसकी योजनाएं व्यवहारिक कम और काल्पनिक अधिक मानी जाती थी। मोहम्मद बिन तुगलक दर्शन शास्त्र, खगोल विज्ञान, गणित व भौतिक विज्ञान का विद्वान था। वह तुर्की संस्कृति, फारसी, अरबी भाषा का अच्छा जानकार था। उसकी मृत्यु पर कहा जाता है कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक
मोहम्मद बिन तुगलक के बाद 1351 में उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। नगरकोट के राजा ने उसका विरोध किया तो उसने उस पर आक्रमण कर दिया और माता ज्वालामुखी के मंदिर को नुकसान पहुंचाया। सिंध के शासक जाम ने भी उसका विरोध किया। जब फिरोज शाह तुगलक ने इस पर आक्रमण किया तो जाम ने उसका डटकर मुकाबला किया। फिरोज शाह तुगलक एक धर्मांध शासक माना जाता है। पूर्ववर्ती सुल्तान जो पहले सुल्तान बन चुके थे वो ब्राह्मण के अतिरिक्त बाकी हिंदुओं से जजिया कर लेते थे, परंतु उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। उसके काल में सल्तनत की सैन्य व्यवस्था में कमजोरी आई जो उसके वंश के लिए घातक सिद्ध हुई। सैयद एवं लोदी वंश। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। वह दिल्ली से तुगलक वंश की सत्ता नष्ट कर दी। उसका एक सेनापति खिज्र खान जब दिल्ली का सुल्तान बना तो उसने वंशज सैयद वंश के शासक कहलाए। लेकिन 1451 ईस्वी में सैयद वंश के जो अंतिम शासक थे वो अलाउद्दीन आलम खां को बहलोल लोदी से हटाकर लोदी वंश की नींव रखी। लोदी वंश में बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी में सुल्तान बना। उसने ही आगरा नगर की नींव रखी थी। 1517 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी सुल्तान बना, जिसे 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में हरा दिया तथा दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया। बस ये ही कुछ वंश थे, सैयद वंश व लोदी वंश तक हमारे। बाकी आगे कुछ बच गया होगा तो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो को शेयर कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।